वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट के साथ। इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों को देखेंगे। दो टर्म ही हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जो कंप्लीट लाइट को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार और चर्चा करें। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लाइट के बारे में समझेंगे। लाइट क्या होता है, इसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लाइट के डिफरेंट सोर्स कौन कौन से हैं, कौन सा फंडामेंटल सोर्स है, कौन सा डिराइव्ड सोर्स है। इसके अलावा हम लोग मिरर के बारे में जानेंगे कि मिरर क्या होता है, कितने टाइप के मिरर होते हैं और उस मिरर के द्वारा कितने अलग अलग टाइप के इमेजेस बनते हैं, क्या होता है रियल इमेज और क्या होता है वर्चुअल इमेज। इनके अलावा हम लोग इमेज फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ये सब कुछ देखने वाले हैं। और इसके लास्ट में हम लोग मिरर के यूजेस को देखने वाले हैं। आज का लेक्चर इतना होगा, इसमें और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैंने लिए हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बात करें लाइट के परिभाषा की, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, इट ट्रेवल इन a straight line in transparent medium and does not require any medium to travel. It exhibit both wave and particles. यानी वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो ये आवाज साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है ना। बट लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। अब अगर मैं बात करूं सोर्सेस ऑफ लाइट का, तो लाइट जनरली डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से मिलते हैं। कुछ हम लोगों को जो लाइट है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट से मिलते हैं। अब ये लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसे हम लोग दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करते हैं अपने आप से। कहने का मतलब जैसे सन है, स्टार है और ऐसे बहुत सारे फ्लेम हैं जो क्या करती है, स्वतः ही लाइट को यानी सेल्फ खुद लाइट को क्या करती हैं, इमिट करती हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। कुछ सोर्स ऑफ लाइट जो होते हैं वो नॉन लुमिनस होते हैं, यानी उनका अपना लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मून। अब हम लोग इसमें और भी बात करें कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्या। अब बोलो इस तरह पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पढ़ाने का क्या जरूरत है। एक्चुअली पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ही है जो इमेज फॉर्मेशन में हम लोग बहुत आसानी से इसको फील कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं बात करूं क्या, सोर्स दैट इज वेरी स्मॉल एंड इमिट लाइट फ्रॉम अ सिंगल, यानी जब लाइट किसी किसी सोर्स से निकलता है और एक सिंगल पॉइंट के फॉर्म में आगे बढ़ता है तो उसे हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। इसके अलावा जैसे जब आप एलईडी को लो या कोई लाइट को क्या करो, एक बड़ा सा पेपर ले लो, कार्डबोर्ड, उस पर पतली सी छेद कर दो और जब लाइट को उस पेपर के ऊपर इंसिडेंट कराओगे तो एक पतली सी रे ऑफ लाइट निकलेगी, उसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट या रे ऑफ लाइट जनरली कहते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट जिसे कहते हैं लार्ज सोर्स दैट एमिट लाइट फ्रॉम अ ब्रॉड सरफेस, यानी ब्रॉड सरफेस से जो लाइट इमिट होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लाइट अलग अलग टाइप का होता है, कहने का मतलब कुछ नेचुरली अवेलेबल सोर्स से मिलता है और कुछ जो होते हैं वो आर्टिफिशियली होते हैं, कुछ विजिबल होते हैं, कुछ विजिबल नहीं होते हैं। तो नेचुरल लाइट किसे कहते हैं, जो लाइट ऑब्टेन होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, लाइटनिंग जो होते हैं यानी जो बिजली चमकती है वो, ये सारे के सारे क्या है, लाइट के नेचुरल सोर्स होते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें तो लाइट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन मेड डिवाइसेस, यानी जिस लाइट को ह्यूमन के द्वारा बनाया गया डिवाइस से क्या किया जाता है, बनाया प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं। जैसे जो आपके घर में बल्ब जल रहा हो, जो एलईडीज जल रहे होंगे, जो ट्यूबलाइट हैं, ये सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, आर्टिफिशियल लाइट के होते हैं।
इसके अलावा कुछ लाइट जो होते हैं जो विजिबल नहीं होते उसे इनविजिबल लाइट कहते हैं, जैसे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, ये सारे जो एग्जांपल किसके होते हैं, इनविजिबल लाइट के होते हैं। जैसे एग्जांपल में बताओ, अगर एग्जांपल के तौर पे बोलोगे ना कि ये इंफ्रारेड क्या होता है, तो इंफ्रारेड जो होता है, जैसे आपको गर्मी फील हो रहा है ना, तो गर्मी का जो फीलिंग है वो इंफ्रारेड रेज की वजह से होता है जो लाइट में अवेलेबल होता है। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक का बात है वहां से अब शुरू होगा मिरर, क्योंकि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है या जो रिफ्लेक्शन होता है वो मिरर से ही होता है। मिरर के अलावा भी बहुत सारी चीजों से होता है, बट मिरर में उसे बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। तो पहले ये जान भी तो ले कि मिरर होता क्या है। सो मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग इट टू फॉर्म इमेज। यानी दर्पण एक चिकना और चमकदार सतह होता है जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है, यानी रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे, और जब परावर्तित करता है तो उसी समय क्या बनता है, इमेज बनता है। अगर आसान शब्दों में समझे तो जो आपने घर में जो जिसको आईना बोलते हो या ग्लास बोलते हो वही मिरर है, समझ लो। अब ये मिरर अलग अलग टाइप के भी होते हैं, क्लियर है? जिसमें पहला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं प्लेन मिरर, जो आप अपने घरों में यूज करते हो। तो प्लेन मिरर क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसका फायदा क्या होता है, ये इमेज कैसे बनता है, किस प्रकार का ये प्रतिबिंब बनाता है, ये देखते हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। फ्लैट क्यों कहते हैं, क्योंकि सीधा होता है। जो आपके घर में जो ड्रेसिंग रूम में जो मिरर होता है, ड्रेसिंग मिरर में जो देखोगे टेबल में, तो उसमें क्या होता है कि आप जब अपने आप को खुद तैयार होते हुए कहीं जाने के लिए, तो अपना चेहरा जहां देखते होगे क्या होता है, प्लेन होता है, फ्लैट होता है। ठीक, ये इमेज कैसा बनाता है, तो ये इमेज बनाता है वर्चुअल और इरेट। वर्चुअल का मतलब होता है कि जब इमेज जिसको बोलते हैं आभासी, कहने का मतलब जब तक आप मिरर के सामने हैं तब तक आपका इमेज वहां दिखाई देगा, जैसे ही आप वहां से हटेंगे आपका इमेज खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब दूसरी बात ये होती है कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, है ना। जैसे ये पेन है, अभी क्या है, अभी सीधा है, ये हो गया उल्टा। तो इरेक्ट का मतलब सीधा। तो जो प्लेन मिरर हमेशा सीधा इमेज बनाता है, जैसा आप है वैसा। बट इसमें एक थोड़ी चेंजेस होती है कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है, लैटरल इन्वर्जन जैसा इमेज बनाता है। अब ये लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जरा इस इमेज से समझो। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जब आप मिरर के सामने खड़ा होते हो तो आपका जो राइट हैंड होता है मिरर में लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, और आपका जो लेफ्ट हैंड होता है मिरर में राइट साइड में दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो मिरर में इमेज का जो कन्वर्जन हो जाता है, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में और राइट वाला पार्ट लेफ्ट में, इसी घटना को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन या पार्श्व परिवर्तन। हाँ, अब जो प्लेन मिरर का यूज जनरली हम लोग अपने हाउस होल्ड में करते हैं, घर में करते हैं। इसके अलावा हम लोग पेरिस्कोप बनाने में करते हैं, और सोलर कुकर वगैरह में इन इमेज का यूज किया जाता है। जैसे ये भी एक ध्यान से देखो कि जो प्लेन मिरर है वो इमेज कैसे बनाता है, जरा इसको भी बहुत ध्यान से देखते हैं, और लैटरल इन्वर्जन वाला भी बात समझ में आ जाएगा। तो पहला बात ये ध्यान में रखना है कि जब प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो प्लेन मिरर से वो जितनी दूरी पर होगा, मिरर के अंदर उतने ही दूरी पर वो इमेज बनेगा। पहला बात समझ आ गया। दूसरा कि यहां से जब इस इमेज कैसे बनता है, जब देखो ध्यान से देखो, ये प्लांट है, इसके टॉप से जब रे ऑफ लाइट गया और परपेंडिकुलरली यहां से इसके ऊपर टच किया, तो परपेंडिकुलरली यही इसे वापस चला गया। अब ये रियली ये इमेज से चला गया, बट जाना चाहिए था, तो उसके पाथ को हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रेस कर देते हैं कि किस पाथ में जाना चाहिए था, बट गया नहीं। दूसरा एक और हमने रे लिया इस इमेज से, और जब इमेज से हमने रे लिया तो यहाँ पे इंसिडेंट किया। इंसिडेंट करने के बाद एक स्पेसिफिक एंगल से ये इधर चला गया।
ये किस एंगल से जा रहा है, क्यों जा रहा है, आगे पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग इमेज कैसे बनता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये पीछे की ओर इसे, चूंकि ये भी देखो दोनों रेज, एक रेज इधर चला गया और एक रेज इधर चला गया, कभी मिला नहीं। तो जब मिला नहीं तो ये इमेज कैसा बनाएंगे, वर्चुअल इमेज बनाएंगे। तो ये पीछे की ओर जब आपने इसको बढ़ाया ऐसे करके, तो इस जगह पे ये क्या बन गया, इसका इमेज कंप्लीट बन गया। तो ये पूरा प्रोसेस आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे डिटेल में ये पूरा प्रोसेस की लाइन इधर से ही क्यों गुजारे, ऐसा ही क्यों किए, ये सब कुछ आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं। अब जो इस टॉपिक का नाम था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो पहला वर्ड जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है तो पहले समझते हैं। रिफ्लेक्शन एक प्रोसेस होता है, एक फेनोमेना होता है, जिसमें जब रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से निकलता है और किसी भी सरफेस, यानी ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए, सॉलिड सरफेस होना चाहिए, उस सॉलिड सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर आता है। लाइट वहां गया और वापस आया, इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये बात यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अब जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। और वो क्या होता है कि जैसे मान लो एक लाइट इस पॉइंट से निकलना शुरू किया, इस पॉइंट से जब लाइट निकलता है तो क्या करेगा, किसी भी सरफेस से जाके टकराएगा, तो ये क्या बनाएगा, एक पाथ को कवर करते हुए आएगा। तो लाइट के उस पाथ को जो सोर्स से निकला और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराया उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे टकराया उस सरफेस में उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां टकराने के बाद ये लाइट यहां से बाउंस बैक करता है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए इस रे का नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। इन अब एक और लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि इस सरफेस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। The incident ray, the reflected ray and the normal all lies in the same plane। अभी जैसा हमने आपको बताया था कि ये अगर मान लो कोई प्लेन सरफेस है, क्या ये कि एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट क्या किया, इंसिडेंट किया। इंसिडेंट किया उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जहां इंसिडेंट किया वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं जिसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। यहाँ के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके ये आगे की ओर इधर जाता है ना जी। तो इस जो लाइन का लाइट का इस पाथ को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस पाथ को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे, और ये लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। तो पहला लॉ समझ में आया, क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं, ये पहला लॉ। दूसरा कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अब बोलोगे सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल इसके बीच का एंगल जो बनता है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे सिंपली आई से डिनोट करते हैं। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम लोग आर कहते हैं, या आर से डिनोट करते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट आई इज इक्वल टू आर, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ एडिशनल नोट्स ये आते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किन किन सरफेसेस के लिए होता है और किसमें किसमें वैलिड होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, ये नियम सभी परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, चाहे वो प्लेन हो, मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, सब में ये समान रूप से लागू होता है, यूजफुल है। ये चाहे वो साउंड वेव हो या वाटर वेव हो, सब में ये समान रूप से लागू होता है। यह जो है एक यूनिवर्सल लॉ होता है जो हर जगह पे वैलिड है।
क्लियर है बात, हर प्रकार के सरफेस के लिए। अब रिफ्लेक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ दी सरफेसेस, जो मैंने अभी मिरर लिया, कोई मान लो अलग अलग ऑब्स्टेकल ले सकते हैं, कोई लेंस ले सकते हैं, कोई वॉल ले सकता है, कोई वाटर ले सकता है, हर जगह पे तो ये होगा ना। हाँ, तो अगर दो टाइप के जनरली रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसे हम लोग अलग लैंग्वेज में कहें तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम स्मूथ पॉलिश सरफेसेस, रेज रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन। कहने का मतलब, जैसे अगर मान लो कि ये एक मिरर है, ये क्या है, एक मिरर है, इस मिरर में जब भी इंसिडेंट रे यहां से आएगा, देख रहे हो ये ऐसा, तो रिफ्लेक्ट होगा, और भी इंसिडेंट रे आएंगे तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सरफेस क्या है, प्लेन है, स्मूथ है। दूसरा डिफ्यूज्ड होता है, डिफ्यूज्ड वाले में क्या होता है, जैसे एक मान लो इस प्रकार का, अगर मान लो कोई वॉल है या पेपर है, रफ रोड है, तो लाइट एक अगर ऐसे आया तो ऐसे चला जाएगा, दूसरा मान लो कि ये ऐसे गया तो इधर भी जा सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, लेकिन मैंने कहा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होल्ड करेगा, मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बराबर होगा, लेकिन ये जो पैटर्न बन रहा है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का, ये डिफरेंट हो सकता है, इसमें डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में। क्लियर आता है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एंगल ऑफ या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कि इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो पहला आपको, एक तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि सर 90 डिग्री है तो दोनों बराबर होता है, दोनों को बांट देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले अगर इजीली समझना है तो एक मैं फिगर के हेल्प से समझा देता हूं, सॉरी, है ना, मैंने एक फिगर के हेल्प से समझाता हूं। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहां से ध्यान से देखो, ये क्या है, एक सरफेस है, राइट। इस सरफेस के ऊपर कोई लाइट इंसिडेंस किया, इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। अब यहां पर क्या होता है, जब यहाँ इंसिडेंट करता है तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ डालना है, इसे नॉर्मल कहते हैं, यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से ऐसे जाता है, क्लियर है। और इनके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आई, और यहाँ वाला एंगल कहलाता है आर, ये हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं, क्लियर है। क्वेश्चंस में क्या गिवन है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, तो ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण, इनके बीच का कोण है 90 डिग्री। तो आपको क्या पता होता है कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, यानी आई प्लस आर दोनों मिलके क्या दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। और आपको पता है law of reflection state that angle of incidence is equal to angle of reflection, यानी I is equal to R। तो आपको क्या करना है कि यानी ये तो I है ही, ये तो I है ही, एंगल I, और R को भी एंगल I ही लिखा जा सकता है, यानी ये हो गया 90 डिग्री, 2 टाइम एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एंगल I इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से हमेशा एग्जाम में पूछा जाए। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। क्वेश्चन है कि अ इंसिडेंट रे मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक इंसिडेंट रे है जो 30 डिग्री का एंगल बनाता है विथ मिरर सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ना यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों एंगल किसके रिस्पेक्ट में बना रहा है, क्योंकि एंगल बनाने के लिए दो साइड का जरूरत होता है ना, ये तो ये वाला एक साइड और एक साइड, तो जब एंगल कोई भी बनेगा तो दो रेज होने चाहिए या दो सरफेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन हमने ले लिया,
चलो ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं, इसे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं ऐसे। अब जैसे आपने क्या करो, यहाँ पर कोई भी एक इंसिडेंट रेस के ऊपर करा दो। अब आपको यहाँ क्या करना है, एक नॉर्मल यहाँ से लाइन को ले लेना है जो नॉर्मल होगा। अब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और आपको पता है कि ये वाला एंगल को आई बोलते हैं और इस वाले एंगल को आर बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, मिरर के साथ। तो मिरर का सरफेस ये है, यानी यहां से ये वाला एंगल 30 डिग्री बना हुआ है। आपको पूछा गया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंट भी निकाल लेंगे तो उसके बराबर ही होता है। तो आप क्या बोलोगे, क्वेश्चन से मैं एक बात जानोगे, जो नॉर्मल होता है, ये जो नॉर्मल वाला लाइन है ये मिरर के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी कहने का मतलब अगर इस जगह को x, इस जगह को y और इसको n, तो एंगल जो एक्स ओ एन है ये किसके बराबर होना चाहिए, तो बोलोगे 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि मिरर या सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री बनाएगा। और ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक्स ओ एन में जो है एक 30 डिग्री का एंगल है और दूसरा एंगल आई है, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री है। तो यहां से एंगल आई निकालोगे आप, तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये मिल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इसका मतलब आर भी 90 हो जाएगा जो हमको पूछा गया था, इजीली हमने इसे फाइंड आउट कर लिया। अब मिरर का दूसरा सेगमेंट आता है जिसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर, और ज्यादातर काम हमको इसी चैप्टर में करना है। अभी तक जो मैंने बताया वो बेसिक था, क्लियर है। अब इस चैप्टर का मेन हार्ट में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है ये होलो स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट होता है ना। और इसके जनरली दो पार्ट्स होते हैं, अगर इमेज देखना हो तो ये है। मान लो एक होलो स्फेरिकल सरफेस आपने ले लिया, गोलाकार, जो क्या अंदर से खाली है, और उसको जब आप अंदर से पॉलिश कर दोगे, यानी जो धसे हुए पार्ट से या फिर बाहर से पॉलिश कर दोगे, तो उसे एक मिरर बन जाएगा, और उसी मिरर को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इसके दोनों पार्ट को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो देखो, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर में दो ही टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलरिंग। अगर आप इंटरनल पार्ट से कलरिंग करोगे तो उसे कॉनकेव मिरर, एक्सटर्नल पार्ट से अगर करोगे, सॉरी एक्सटर्नल पार्ट से करोगे तो कॉनकेव मिरर, और अगर अंदर वाले पार्ट से करोगे तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके कि क्या होता है कॉनकेव मिरर, क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण होता है इसमें क्या होता है, इनर सरफेस इज पॉलिश, यानी अंदर का जो सरफेस होता है, जैसे ये चूंकि इस प्रकार का सर्कल का पार्ट होता है, तो अंदर का जो पोर्शन है ना, ध्यान समझिएगा, इनर सरफेस इज पॉलिश, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, ठीक है जी। एंड कॉन्वेक्स में क्या होता है, आउटर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। देखो ये वाला सरफेस अगर पॉलिश्ड हो गया, ये वाला सरफेस अगर पॉलिश्ड है तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर। और अगर ये वाला पार्ट को अगर हम लोग कर दें कलर तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स मिरर, और इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्लियर है बात, यानी जो धसा हुआ पार्ट होता है वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ तो उसे कॉनकेव मिरर, और अगर जो उभरा हुआ पार्ट है वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस जब मिरर में देखोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जब आप इमेज क्रिएट करोगे ना तो ये सब टर्म्स आपको पता होना चाहिए। कभी कभी तो डेफिनेशन के रूप में इसको पूछ लेते हैं कि इनका डेफिनेशन क्या है, क्लियर है। तो अगर आपने तो भी समझ गया कि कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे और कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे। तो देखो ये क्या है, चूंकि ये गड्ढा वाला जिधर पार्ट है उधर कलर किया गया है तो कॉन्वेक्स होगा यानी उत्तल होगा, और ये बाहर किया गया है उभरे हुए पार्ट की तरफ, इसलिए हो गया कॉनकेव मिरर। अब क्या होता है जरा समझना, चूंकि ये स्फेयर का पार्ट होता है, एक सर्कल का पार्ट होता है जिसके बीच में खाली होता है, तो अगर इसके सर्कल का बात करेंगे एक सेंटर होगा कि नहीं होगा, कोई भी सर्कल अगर लोगे तो उसका एक सेंटर होता है, तो जो इस सर्कल का सेंटर होगा वही इस मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पहला बात यहाँ कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा डेफिनेशन समझो
कि एक ऐसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे और मिरर को, जो मिरर आपने बनाया है या कॉन्वेक्स बनाओ या कॉन्केव बनाओ, उसके बीचों बीच उसको चीर के निकल जाए, उस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे ये दो पिक्चर होना चाहिए था, मैंने एक ही साथ कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों को कवर कर लिया है। क्लियर है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस मिरर को, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस एक पॉइंट पे कट करेगी ना, उस मिडिल पॉइंट को, तो उस मिडिल पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल या ध्रुव कहते हैं, यानी उसको डिनोट करते हैं पी से। तो अभी तक हम लोग तीन चीज देख चुके हैं, प्रिंसिपल एक्सिस देख चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख चुके हैं और पोल देख चुके हैं। अब एक चीज ध्यान से देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके बीच में एक डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात? और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में भी एक पॉइंट आपको दिखता होगा, बीचों बीच, ना इधर ज्यादा ना इधर, एकदम बीच में ना, जैसे एक लाइन ऐसे ले लिया, इसके बीचों बीच एक पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? इधर एक लाइन इधर बन जाएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो ऑलमोस्ट आपको फोकस समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया और फोकस पॉइंट भी समझ में आ गया और पोल भी समझ आ गया। अब आइए इनका, मैंने वर्ड में भी लिख दिया कि पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर होता है। मिरर जो सर्कल का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है वही क्या कहलाता है? सॉरी, ये मिरर का सेंटर, यानी मिरर है ना, मिरर को एक लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस इसको जिस पॉइंट पे काटा था, टच किया था, वही क्या कहलाता है? पोल। सेंटर को बता दिया, गोलाकार दर्पण का जो केंद्र होता है वही मिरर का क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस का वह बिंदु जहां जहां परावर्तित किरणें मिलती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस जो मिरर को क्या करे? सेंटर से पास, यानी मिरर को दो पार्ट में बांट दे, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, है ना? जैसे देख लो, ये वाला लाइन क्या कर रहा है? मिरर को, तो ये लाइन क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। और फोकस, अच्छा फोकस वाला बात मैंने थोड़ा समझाया, एक चीज समझो जरा। ये मान लो एक ऐसा लाइन लिया, एक मिरर है, इस जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके जस्ट बीच में होता है फोकस। फोकस होता है फोकस, और इस जगह पे होता है पोल। तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब ध्यान से देखोगे, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जो आर होता है वो क्या होता है? ये, अच्छा, क्योंकि यहां से यहां फोकस लेंथ है और ये भी तो उतना ही लेंथ है ना जितना ये है, इसे भी फोकस कह सकते हैं। यानी आर जो होगा एफ और एफ के बराबर होगा, यानी आर को इसको जोड़ोगे तो 2 टाइम एफ हो जाएगा। यानी फोकस जो लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। कितना बार तो ये डायरेक्ट पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है किसी मिरर का, तो बताओ उसका फोकस कितना होगा? क्या होगा? उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर है? अब चूंकि मैंने बताया इमेज के बारे में, अब चर्चा कर लेते हैं कि इमेज जो दो टाइप के होते हैं, रियल और वर्चुअल इमेज, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली मीट करेगा तो उसे बोलते हैं रियल इमेज। अब एक्चुअली मीट कैसे करेगा, अभी आगे एग्जांपल लेंगे एक करके, तो देखिएगा। दूसरा, रियल इमेज को स्क्रीन पे आप इजीली देख सकते हो, स्क्रीन पे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे जो भी कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज बनाया जाएगा वो सब क्या होगा? रियल इमेज कहलाएगा। या प्रोजेक्टर के द्वारा जो इमेज बनता है उसे भी हम लोग कहते हैं। अभी जो आप कैमरे से जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो आप देख रहे हो, जब आप देख रहे होगे बाद में, तो क्या मैं उस समय कैमरे पे रहूंगा? नहीं, नहीं होगा। यानी ये रियल इमेज है मेरा, इसीलिए आपको बाद में भी दिखाई दे रहा है। इसका यूजेज जनरली हम लोग प्रोजेक्टर, सिनेमा, स्क्रीन वगैरह में रियल इमेज का करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो रियल इमेज होता है हमेशा उल्टा होता है, लेकिन चूंकि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में ऐसा मैकेनिज्म हम लोग सेट करते हैं कि वो उल्टे इमेज को सीधा कर देता है। जैसे हमारा आंख जो है वो क्या बनाता है? उल्टा इमेज बनाता है, रियल होता है, लेकिन रेटिना क्या करता है? उसको सीधा कर देता है और हमको कोई चीज सीधा नजर आता है।
उसी तरीके से मोबाइल में भी ये चीजें होती है। वर्चुअल इमेज सेम जस्ट अपोजिट कर दो कि अगर रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वर्चुअल इमेज बन जाएंगे। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम लोग रे डायग्राम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का। जैसे अभी अलग अलग मिरर की बात की है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे बनता है, हमारा चित्र कैसे बनता है, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्लेन मिरर में दिया था उसी तरीके से। लेकिन मिरर इमेज बनाने के लिए आपको कुछ रूल पता होना चाहिए, और भी जो मैंने बेसिक चीजें बताई थी उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे आपको पता है किस प्रकार का मिरर है, तो ये है हमारा कॉनकेव मिरर, और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। और ये लाइन जो है बीचों बीच जो खींच रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर को जिस पॉइंट पे टच किया उसको क्या बोलते हैं, पोल। इसको क्या बोलते हैं, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल में क्या होता है, फोकस। ये सब क्लियर है? चलो अब देखो, पहला रूल ये कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और जब मिरर से टकराए तो टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगा, तो हमेशा कहां से पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। ये पहला रूल है, आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर सॉरी कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। क्लियर है पहला रूल? दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर गया, पास करने के बाद जैसे ही वो मिरर से टकराएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगा। दूसरा रूल समझ में आ गया? तीसरा रूल कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही डायरेक्ट पीछे मुड़ेगा, जैसे यहाँ पे आपको इमेज में बहुत आसानी से दिख रहा होगा। और एक लास्ट है, इसे ध्यान रखिएगा कि जो इंसिडेंट रे जो है पोल के पास जब टकराता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगा जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस से उतने ही मेजर के बराबर एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। ये 2-4 प्रॉपर्टी अगर आप याद रख लें तो आगे की इमेज बनाने में बहुत आसानी होगी। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या इसके अलावा और भी तरीका नहीं है? जी है, लेकिन आप उस तरीका का अगर यूज करोगे तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को दिमाग में रखना पड़ेगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमेशा बराबर करके रखना पड़ेगा। तो क्या आप हर बार एंगल मेजर कर के निकाल पाओगे कि हमारा 33 डिग्री है, यहाँ 33 डिग्री निकालेंगे, 33.5 डिग्री है, 33.5 डिग्री से निकालेंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कुछ स्टैंडर्ड रे को हम लोग यूज करते हैं जिससे आसानी से बन जाता है। चलो अब हम लोग इमेज बनाते हैं और देखते हैं तो कितने इमेज बनाने की जरूरत है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, है ना। चलो तो अगर मान लो कि ये इमेज अगर हम लोग यहाँ एक मिरर अगर ले लें, ऐसे एक मिरर ले लिया हमने, अभी इसे मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, आप कोई भी मिरर ले लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होता है, इस जगह पे होता है, इस सेंटर जो होगा क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी। इसके जस्ट बीच में होता है फोकस। अब जो कॉनकेव मिरर है वो इमेज किस किस टाइप का बनाएगा, छोटा बनाएगा, बड़ा बनाएगा, कब बड़ा बनाएगा, कितने दूर में रखने से छोटा होगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, चाहे कभी इमेजिनरी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। ये सब कुछ देखने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को मिरर के एक स्पेसिफिक पॉइंट में या डिस्टेंस पे रख के देखते हैं। जैसे घर में खाना बनाते हो तो आप क्या चावल जब बनता होगा तो क्या हर एक चावल को छू छू के देखते हो पका कि नहीं, कुछ सैंपल लेते हो, है ना, ऊपर से कुछ लेफ्ट से राइट से, और देखते हो अच्छा पक गया, इसका मतलब सारा पक गया होगा। तो उसी तरीके से पूरे कॉनकेव मिरर के इमेज के बारे में पता करना होगा कि किस किस टाइप का इमेज बनाता है, तो कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो पहला लोकेशन हम रखते हैं इनफाइनाइट पे, ये पहला लोकेशन है, इनफाइनाइट पे रखते हैं। दूसरा क्या करते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे रख लेते हैं। तीसरा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख लेते हैं। चौथा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। पांचवा फोकस के बीच रखते हैं, फोकस पर, और छठा फोकस और पोल के
पोल के बीच में। यानी ये 6 पोजीशन में अगर आप चेक कर लोगे तो बाकी भी पोजीशन में या इनके बीच में कहीं आएगा इमेज तो ऐसा ही वो इमेज बनाएंगे जैसा ये बनाएंगे। क्लियर है? यानी इस 6 पोजीशन को देखते हैं। तो सबसे पहला पोजीशन में लेके देखता हूं वो है इनफाइनाइट पे। यानी ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को रखना है इनफाइनाइट पे। कहां? इनफाइनाइट पे। तो अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट यानी अनंत पे, अनंत का मतलब बहुत दूर में रखेंगे, जैसे सनलाइट, सन है कितना दूर है? अनंत, हमारे से अनंत दूरी पर है। तो ऐसे अनंत दूरी पे हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को रखेंगे। जब एक बात जान लो कि जब रे ऑफ लाइट अनंत से निकलती है ना तो किसी सोर्स तक पहुंचते पहुंचते वो सारे रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हो जाती है। तो मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका नाम हमने ए बी दिया है ये अनंत पे रखा गया है, तो वहां से जब रे ऑफ लाइट निकलना शुरू करेगा तो मिरर तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाएगा? पैरेलल रे सारे हो जाते हैं। तो मान लो लाइट को हमने क्या कर दिया? पैरेलल कर दिया किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जब पैरेलल करेंगे तो क्या करेगा? फोकस से पास करेगा। देखो ये फोकस से पास कर गया। दूसरा रे ऑफ लाइट भी हमने लिया, उसको भी पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस का, ये भी देखो फोकस से पास कर गया। और दोनों रे ऑफ लाइट जहां कटेगा उसी जगह पे इमेज बनेगा विथ रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? देखो दोनों रे कहां कट गया? इस फोकस के पास जाके मिला। बहुत छोटा इमेज, यानी कोई बहुत दूर में होगा ऑब्जेक्ट अगर, तो उसका इमेज बहुत छोटा बनेगा। लेकिन इसके नेचर की बात करेंगे तो कैसा बन रहा है? बहुत ही स्मॉलर। क्या बनेगा? बहुत ही स्मॉलर या डिमिनिस्ड बनता है, बहुत छोटा बनता है। अच्छा रियल बनेगा क्या? तो अभी तक रियल इमेज के बारे में क्या बताया था कि रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली दोनों मिलने हैं, रियल में मिलते हैं। तो रियल में मिल रहे हैं तो बोलोगे सर ये रियल इमेज बनाएगा। और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है तो बोलोगे सर इनवर्टेड होता है। क्या होता है? इनवर्टेड होता है। तो इनफाइनाइट वाला क्लियर हो गया। दूसरा हम लोग लेके चलते हैं कि फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके रखते हैं तो क्या होगा? तो हमने क्या कर दिया कि जो ए बी हमारा इमेज था उसको फाइनाइट डिस्टेंस पे रख दिया, सी से बाहर में रख दिया। अब यहां से पहला रूल हमने बताया था ना कि अगर एक रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट से गुजारो और हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया तो लाइट फोकस से गुजरेगा। देखो गुजरा भी है। और दूसरा, जब दूसरा रे ऑफ लाइट यहां से निकाले और उसको सी से पास करवाए, कहा कि सी से जो पास करता है वो सी से ही वापस चला जाता है, क्योंकि सी के पास 90 डिग्री का जाएगा तो 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री से वापस चला जाएगा, तो इसलिए इसी लाइन में गया। तो दोनों रे ऑफ लाइट इस पॉइंट पे कट किया तो ये वाला पॉइंट का इमेज कहां बन गया? इस जगह बन गया। यानी अगर ये वाला होता तो इस जगह ये, और बी वाले का इमेज कहां बन गया? यहां बनेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इमेज जो ऊपर में ये था ये नीचे बन गया, यानी यहां भी इमेज क्या बन गया? इन्वर्टेड बन गया। यानी इमेज यहां भी क्या बना? उल्टा इमेज बना। पहला। दूसरा, स्मॉलर है कि नहीं ऑब्जेक्ट से? हाँ, तो डिमिनिस्ड है। क्या है? डिमिनिस्ड है, यानी छोटा है। और ये तो बहुत ही डिमिनिस्ड था। तो ये दो बातें समझ में आ गई। अच्छा दूसरा क्या है? ये रियल है। हाँ मैं रियल है, रियल है इसीलिए तो ये इन्वर्टेड है। ध्यान रखिए रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बन, जब भी इमेज रियल बनेगा तो इन्वर्टेड ही बनेगा। ये बाय डिफॉल्ट आपको ध्यान में रखना है। तो दो पोजीशन में हमने देख लिया। अच्छा जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ला रहे हैं इमेज बढ़ रहा है। देखो पहले देखो यहाँ पे एकदम छोटा बना, थोड़ा फाइनाइट डिस्टेंस पे रखे तो थोड़ा सा बड़ा बना, लेकिन अभी भी छोटा है। यानी इमेज का साइज बढ़ रहा है जैसे जैसे हम नजदीक ला रहे हैं मिरर के। अब तीसरी पोजीशन कहां थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमने रखा और पहला रे सेम तरीके से रे को गुजारेंगे तो पहला फोकस से गया, दूसरा को फोकस से ही पास करा दिए तो प्रिंसिपल के पैरेलल चला गया। तो दोनों रे ऑफ लाइट इस जगह पे मीट किया एक्चुअली में, तो इमेज बन गया यहाँ। तीसरे कंडीशन में क्या हो गया? यहां भी इमेज बना, वो क्या बना? रियल बना, इनवर्टेड बना। इनवर्टेड मतलब उल्टा बना, और रियल बना वास्तविक बना। और
ऑब्जेक्ट के बराबर, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा इमेज बना, सबसे इंपॉर्टेंट। और कहां बना? सी के ऊपर रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही पास बना, यानी सेम पोजीशन पे बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में भी। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से अंदर और फोकस के बीच वाला में रखते हैं, जैसे यहाँ पे रखा गया है। तो यहां पर करके क्या देखा कि अब इमेज देख रहे हो थोड़ा बराबर हो चुका है। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज देखो अब बड़ा हो गया। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाते जा रहे हैं, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है और अभी तक भी रियल ही बन रहा है। यानी यहाँ पे अब इमेज क्या हो गया? लार्ज हो गया, रियल है और इन्वर्टेड हो गया। और कहां बन गया? सी के बाहर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बन गया, आउटसाइड बन गया। अब अगला पॉइंट कहां मिलेगा? फोकस पे। अब फोकस पे रख के देखो, तो फोकस के ऊपर रखा और जब ऐसे इमेज को पास कराया तो ये दोनों रे ऑफ लाइट मिल ही नहीं रहा है। तो बोलोगे सर पीछे मिलवा के दिखाइए, तो पीछे भी अगर इसे मिलवा के दिखा रहे तो पीछे भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये इमेज कहीं जाके अनंत में दोनों रेज मिलेंगी, है ना? तो इसका मतलब इनका इमेज अगर फोकस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसका इमेज अनंत में बनेगा और हाईली मैग्निफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये अंदाजा कैसे लगा लिया? क्योंकि लाइट तो मिला नहीं। अंदाजा हमने इस पॉइंट पे लगाया क्योंकि ये लाइट जो है जैसे जैसे हम अंदर ला रहे हैं इमेज बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब आगे भी तो बढ़ेगा ही, इसीलिए। ठीक है, अब एक लास्ट पोजीशन देख लेते हैं फोकस के अंदर रख के। जब फोकस के अंदर रखा तो देखो एक रे ऑफ लाइट ऐसे भाग रहा है और एक रे ऑफ लाइट ऐसे भाग रहा है। इसको आगे कितना भी दूर बढ़ाओगे क्या कभी दोनों मिलेगा? नहीं। तो पीछे बढ़ा के देखो उन्हें रे को, जब पीछे बढ़ा के देखा तो ये इस जगह पे मिरर के पीछे जाके मिल गया और देखो ए वाला पॉइंट ऊपर ही बन गया। यानी जब फोकस के अंदर रखा तो इमेज कैसा बन गया? वर्चुअल बन गया। क्या बन गया? ये वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब सीधा बना और क्या बन गया? इमेजिनरी बन गया। अच्छा, दूसरा ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बना, यानी जैसे जैसे अंदर की ओर लाए तो इमेज का साइज बड़ा हुआ और एक बार तो ऐसा आया कि बहुत बड़ा दिखने लगा। क्लियर है बात? अब कॉन्केव मिरर का यूज कहां कहां करेंगे? इमेज समझ में आ गया, तो इसके इमेज के बेसिस पे आप हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आपने क्या देखा कि कोई भी चीज का रियल इमेज बनाना हो तो कॉन्केव मिरर का काम करता है। पहला समझ में आ गया। ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। जब लाइट आता है तो इसको एक ही पॉइंट पे फोकस के ऊपर क्या करता है? कन्वर्ज करा देता है। तो इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्केव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर भी इसको यानी लाइट को सिकुड़ा देता है एक जगह पे। तो इसका यूज इसके इमेज फॉर्मेशन या इसके रे ऑफ लाइट के कन्वर्जिंग नेचर की वजह से जहां जहां इनका यूज होगा वहां वहां करेंगे। जैसे आप जब शेविंग करते हो, शेविंग करते समय या मेकअप मिरर जो होता है वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर का। डॉक्टर लोग जो होते हैं वो लोग यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? किसी चीज को बड़ा इमेज करके दिखाता है। जैसे किसी चीज को बड़ा करना हो, मैग्नीफाई करके देखना हो, तो कौन मैग्नीफाई कर रहा है? कॉनकेव मिरर कर रहा है। तो जब भी किसी चीज को मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखना हो तो उसका यूज आप हमेशा किसका बोलोगे? कॉनकेव मिरर का बोलोगे। तीसरा, हेडलाइट जो होता है गाड़ी में उसका यूज करते हैं, क्योंकि हेडलाइट जब लाइट आगे जाता है तो उसको क्या करता है? एक जगह लाइट को सीधा आगे की ओर रखना है ना लाइट को, नहीं तो लाइट पूरा छितरा जाएगा तो आगे तो दूर का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसलिए हेडलाइट के अंदर क्या करते हैं हम लोग? इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। टॉर्च हो या सर्च लाइट हो या टेलीस्कोप वगैरह में भी कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। अब दूसरा जो इमेज था वो कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसमें हमने दो ही केस लिया है। दो केस ही क्यों लिया? दो केस सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इसी दो जगह पर रखने से हमें इसके पूरे प्लेस में रखने के बराबर आपको पता चल जाता है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट पे लिया तो रे ऑफ इधर चला गया, दूसरा रे ऑफ लाइट इधर चला गया। क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट कभी मिलेगा? बोलोगे नहीं। तो इनको क्या करो?
वर्चुअली पीछे की ओर ले जाओ, जब पीछे की तो इस जगह पे मिल गया यानी फोकस के ऊपर। और ये चूंकि वर्चुअल हुआ यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, या कह सकते हैं कि सीधा इमेज बनाता है और बहुत छोटा है। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है लेकिन इमेज एकदम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के जैसा बना दिया। अब जैसे ही इसको फाइनाइट लेंथ पे रख दो, मिरर के कुछ सामने रख दो, ये तो इनफाइनाइट पे रखा था, कुछ सामने रख दो, तो क्या देख रहे हो कि फोकस के अंदर बन रहा है और एक छोटा सा इमेज बना ये वाला, देख रहे हो। यानी आप कॉन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तो एक बात तो क्लियर हो गया कि वो हमेशा क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, पहली बात। दूसरा मैंने क्या देखा, हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, यानी लाइट को क्या कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है। इसीलिए इसका जो यूज करते हैं हम लोग, इसको हम लोग डाइवर्जिंग, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि लाइट को डाइवर्ज करने का ये काम करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसके भी कुछ यूजेस देख लेते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो पहला यूज होता है अपने गाड़ी में रेयर व्यू मिरर के रूप में यूज करना। जब आप फोर व्हीलर में चलते होगे तो आपके सर के पीछे एक ऐनक लगा होता है, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं रेयर व्यू मिरर। कभी कभी उसमें प्लेन मिरर भी होता है, बट हम लोग जनरली वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। दूसरा अगर बात करें तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमें वाइड फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब या पीछे की ओर ट्रैफिक का चौड़ा दृश्य प्रदान करता है, यानी पीछे भी बहुत बड़ा चौड़ा दृश्य है उसको बहुत सिंक्रोनाइज करके छोटा करके हमको एक छोटे से स्क्रीन में दिखा देता है। तीसरा अगर इसके यूज का हम बात करें तो ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, हमने बताया ये हमेशा छोटा बनाता है और हमेशा सीधा इमेज बना देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। और इसका यूज इसलिए हम लोग ज्यादातर कहाँ यूज करते हैं, सिक्योरिटी और सर्विलांसेस में यूज करते हैं, चाहे वो अलग अलग जगह पे जहां भी सिक्योरिटी कैमराज वगैरह में इसका हम लोग बहुत आसानी से यूज कर लेते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेक्ल में जितना अलग अलग केसेस मैंने बताया उन सबको एक टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में हमने एक बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इनफाइनाइट पे रखा, तो इमेज फोकस के ऊपर बना, बहुत ही डायमिनिश था, बहुत छोटा था, पॉइंट साइज था और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट था। जब हमने इसको क्या रखा, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा, तो इमेज पोल और फोकस के बीच बना, छोटा बना, वर्चुअल और इरेक्ट बना। इसलिए मैंने क्या कहा कि जो कन्वेक्स मिरर होता है हमेशा डिमिनिश्ड और छोटा इमेज बनाता है, सीधा बनाता है। लेकिन बात जब हम लोग कॉनकेव मिरर की करेंगे तो जब इन्फिनिटी पे रखे थे तो इमेज फोकस पे बना था, बहुत छोटा इमेज था, रियल और इन्वर्टेड था। देखो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो फोकस से तक, अप टू फोकस तक हमेशा क्या बनाता है, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जैसे ही फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो हमेशा वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा फोकस के अंदर जाते ही। अब बाकी प्लेसेस आप यहाँ पे बहुत इजीली देख पा रहे होंगे कौन कहां बनाता है, मैंने रे डायग्राम में भी बता दिया। तो आज का ये लेक्चर यही समाप्त करता हूं। इसके अगले लेक्चर में हम लोग मिरर फॉर्मूला, इसका प्रूफ भी देखेंगे, इसके बाद मिरर फॉर्मूला के मैग्निफिकेशन देखेंगे, मैग्निफिकेशन के साथ इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग लेंस स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।